नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल पर। अपन चर्चा कर रहे थे पीवाईक्यूज के ऊपर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट के, और उसमें एक क्लास अपनी हो चुकी है। दूसरी क्लास ये है, लगभग डेली क्लास आएगी। कल क्लास नहीं आ पाई टेक्निकल रीजन से, बाकी मेरे कारण से कोई ऐसी नहीं होगा कि आने वाले दिनों के अंदर हम एग्जाम को क्लास को रोकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखा की गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या हर्बर्ट साइमन ने की। यानी एक महत्वपूर्ण बात अगर हम जाने तो वो ये है कि हर्बर्ट साइमन जो है उसने ये बताया कि जो राष्ट्र राज्य है, जो कि राज्य का आधुनिक रूप है, पहले नगर राज्य हुआ करते थे, आजकल राष्ट्र राज्य होते हैं। तो राष्ट्र राज्य और स्थानीय सरकार, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो चाहे वो राष्ट्र राज्य हो, उन सब में जो कार्यकारी शाखा है जो कि सरकार कहलाती है, ठीक उस कार्यकारी शाखा की जो गतिविधियां हैं, उन सब गतिविधियों का अध्ययन कहाँ होगा? लोक प्रशासन में। ऐसा किसने कहा? हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना ट्रिक के रूप में कि साइमन सरकारों की बात करता है, चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो चाहे वो स्थानीय सरकार हो, उनकी बात लोक प्रशासन में साइमन करता है। ठीक है। दूसरा, लोक लेखा समिति के सदस्य लोकसभा में 15 और राज्यसभा से 7 लिए जाते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं, और टोटल हो गए 22। किसमें? लोक लेखा समिति में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आता है, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 7 से दुगना करेंगे तो 7 दूनी 14 होते हैं। तो एक लोकसभा है इसलिए एक प्लस कर दिया इसमें, तो 15 हो गए। तो 7 और 15 टोटल हो गए 22। किसमें? लोक लेखा समिति में। अगली बात है, नियंत्रण के क्षेत्र को मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेन के नाम से जाना जाता है। नियंत्रण का क्षेत्र ज्यादा देखो मिलिट्री में होता है, तो इसलिए नियंत्रण के क्षेत्र के अंदर अगर अपन बात करें तो उसको, नियंत्रण के क्षेत्र को मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेन इस नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा सीधा एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि नियंत्रण के क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेन। ठीक है, ये याद रख लेना। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना विंसेंट द गोर्ने ने की थी। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो विंसेंट द गोर्ने, ठीक है ना, इसने सबसे पहले प्रयोग किया था। किसका? नौकरशाही का। स्टॉप, फिर ये स्टॉप ही आ गया, ये स्टाफ है, ठीक है ना। तो स्टाफ एजेंसी का सही कार्य मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना है, और ये बात अपन ने पिछले वीडियो में भी कर ली थी, तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं। अब बात आती है समाजों के बारे में। रिंग्स जो कि एक पब्लिकेट के विचारक थे, उन्होंने कुछ बातें कही थी जो आपको ध्यान से अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, क्या है? एकीकृत या समेकित समाज पारस्परिक है। एकीकृत होगा तो निश्चित रूप से जो एकीकृत है, जुड़ा हुआ है, वो पारस्परिक समाज है। पारस्परिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, सही बात है। दूसरा, विकसित समाज विवर्तनीय समाज है। जैसे ही समाज विकसित हो जाता है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो उनमें विवर्तन आ जाता है, बिखरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरी जरूरत तो मैं खुद ही पूरा कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत है समाज की, ये सोच डेवलप हो जाती है। फिर पारस्परिक समाजों में आरोप्य मूल्य होते हैं। जब पारस्परिक समाज होते हैं यानी एकीकृत समाज होते हैं, उनमें वैल्यूज होती है, और उन वैल्यूज के ऊपर ही जीवन जिए जाते हैं। ठीक है ना, तो एक दूसरे का सम्मान करना, बड़ा है छोटा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये उस किस समाज के अंदर? उस पारस्परिक समाज में वो चीज़ें देखी जाती है। लेकिन जैसे ही विकसित समाज होता चला जाता है, ये सब चीज़ें छूटने लग जाती है, विवर्तनीय जो है समाज निर्मित हो जाता है। संचार के अनौपचारिक चैनल को ग्रेपवाइन चैनल के नाम से भी जाना जाता है। संचार का जो अनौपचारिक चैनल है, औपचारिक चैनल तो क्या होता है? मेरे से जस्ट नीचे किसी दूसरे को जाएगा, फिर उसके बाद किसी के पास जाएगा। ये तो क्या होता है? एक रेखीय आधार पर। एक होता है पूरा ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन का मतलब कि आपने अंगूर का जो गुच्छा देखा होगा, तो अंगूरों का जो गुच्छा होता है उसके अंदर चारों तरफ अंगूर लगे हुए होते हैं, और किधर कौन सा लगा होता है उसका भी कोई फिक्स नहीं होता। तो अनौपचारिक है वो, फॉर्मल सिस्टम से नहीं है, अनौपचारिक रूप से जहां कहीं हो वहीं अंगूर लग जाता है। तो वो चीजें इसलिए उसे ग्रेपवाइन चैनल कह देते हैं। तो संचार के अनौपचारिक चैनल को ग्रेपवाइन चैनल के नाम से भी जाना जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये भी खूब आता है एग्जाम में। FW टेलर प्रोत्साहन प्रणाली को महत्वपूर्ण मानते हैं।
मतलब ये इस पे काम किया था टेलर ने, प्रोत्साहन पर। तो ऐसे याद रखना कि टेलर के पास जब हम जाते हैं तो प्रोत्साहन करता है कि नहीं ये कपड़ा और सिलवाना है, ठीक है ना। तो प्रोत्साहन प्रणाली याद रखना टेलर की है। चेस्टर बर्नार्ड स्वीकृति के क्षेत्र को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। और अपन क्या करते हैं फिर जब टेलर के पास जाते हैं तो अब या तो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, लेकिन उसके लिए अपनी नाड़, गर्दन, ठीक है ना, या तो उसको हाँ की स्वीकृति में या फिर ना की स्वीकृति में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो नाड़ है, गर्दन जो है, उसको स्वीकृति के क्षेत्र से जोड़ करके आप याद रखेंगे। हेनरी फेयोल श्रेणी, फेयोल यानी फैल जाती है, क्या, श्रेणियां फैल जाती हैं। जब समाज की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के समाज बनते हैं, तो श्रेणी जो होती है वो फैलने को प्रदर्शित करती है, फैलनास, ठीक है, यानी फेयोल। और क्या आएगा, श्रेणी। श्रेणी के ऊपर जोर किसने दिया था, फेयोल ने। फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो है उसने असंतोषकारी व्यवस्था की बात कही थी, ठीक, किसने कही थी, हर्जबर्ग, ठीक है ना। तो आप अपन बोलते हैं ना कि इसमें कोई हर्ज है क्या, ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई असंतोष है क्या, बात तो वही है। तो असंतोषकारी व्यवस्था किससे जोड़ देना, हर्जबर्ग से। तो ऐसे सीधा पूछेगा आपको, इससे इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो जोड़ करके पूछेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट किसका है, ठीक है। तो ये सारे के सारे विद्वान हैं और ये इनके कॉन्सेप्ट हैं। बहुत ही मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से याद हो गए होंगे, ठीक है, एक बार और देख लेना तो याद हो जाएंगे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इन लोगों ने स्वीकार किए थे। फिर है विल्डावस्की ने कहा कि बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है। एक विचारक विल्डावस्की, ठीक है ना। और उन्होंने क्या कहा कि बजट क्या है, बजट कीमत की नथियों के साथ। बजट में तो कीमत होती है, बजट कीमत से तय होता है बजट में कौन सी कितने की आएगी, क्या आएगी। तो कीमत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट में। ये बात किसने कही थी, विल्डावस्की ने कही थी, ठीक है। तो बिल्ड यानी बनाना, उससे जोड़ लेना कि जब हम बजट बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो कीमत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब है संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। मतलब सीधा सा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना डायरेक्ट, कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 312 में, ठीक है। ये भी कई बार रिपीटेड रूप में ही आता रहता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई है। यानी ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, ठीक। पैसे का मामला जो है ना, वो इतना ध्यान रखना, ब्रिटेन वुड्स, ठीक है। पैसा यहाँ से लूट के कौन ले गए, ब्रिटेन वाले, तो वो क्या खोलेंगे फिर जाकर के, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही खोलेंगे। तो ऐसे याद रखने के लिए, बाकी तो हम सब जानते हैं विश्व बैंक कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन वुड सम्मेलन आपको अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। मार्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत, ये बड़े महत्वपूर्ण है। मार्गेनथाउ का जो यथार्थवाद है उसके तहत 6 सिद्धांत है और इसमें से प्रश्न आता जाता है, हर दूसरे साल लगभग क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए अच्छे सिद्धांत से देखना है इसको। मार्गेनथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है ये ध्यान से सुनना, और इसलिए सुनना क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा पार्ट इन 6 सिद्धांतों से ही कवर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति पर प्रभाव डालने वाले नियमों की जड़ मानव प्रकृति में है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना कि राजनीति के जितने नियम कायदे बनते हैं ना, वो मानव की प्रकृति, उसका जो नेचर है, उसकी जड़ में टिके हुए हैं। यानी जैसा मानव का स्वभाव होगा ना, वैसे ही फिर एक राष्ट्र का स्वभाव होगा, फिर राष्ट्रों का जैसा स्वभाव होगा वैसा ही विश्व के अंदर राजनीति का स्वभाव होगा। मेन चीज शुरुआत कहां से होगी, मानव की प्रकृति से, वहां से जड़ निकलती है राजनीति के नियमों की। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो रही है यहाँ, ये जो यथार्थवाद है जो कि मार्गेनथाउ ने दिया था, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करने के लिए था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यानी एक देश जब दूसरे देश के साथ जब व्यवहार करता है तो यथार्थ रूप में करता है, यथार्थवादी तरीके से करता है। ये बात कौन कर रहा था, मार्गेनथाउ। और उसके लिए उसने 6 नियम बताए थे। उसमें सबसे पहले वो कहता है कि जब एक देश दूसरे देश से व्यवहार करता है ना, तो सेम वैसे ही करता है जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से व्यवहार करता है। अब जैसे कि राजनीति स्वचालित होती है, एक व्यक्ति की राजनीति दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने आप चलती है, अपने हित के लिए चलती है। हर आदमी अपने हित को देखता है और उसके लिए सामने वाले से राजनीति खेल जाता है। तो
राजनीति स्वचालित होती है, ये व्यक्ति में भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी ये चीज पाई जाती है। फिर राष्ट्रहित की व्याख्या सत्ता के संबंध में की जाती है, ये बड़ी बात है। हर व्यक्ति हित को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है और वो जब राष्ट्रहित की बात करता है तो वो कहता है कि भाई मेरे देश की सत्ता बची रहनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यही तो है, एक देश दूसरा देश, एक देश जब दूसरे देश से व्यवहार करेगा तो वो कैसे करेगा कि भाई मेरे राष्ट्र का हित किस में है, मेरी सत्ता के हित में है, सत्ता के संबंध में मेरे देश की सत्ता जो है, व्यवस्था जो है उसके संदर्भ में है, उसको लाभ हो रहा है, मतलब मेरे राष्ट्र का हित हो रहा है, ये लेके चलता है। अगर किसी देश के अंदर जो शासक आज की तारीख में बैठा हुआ है तो वो अपने राष्ट्र हित को भी किससे जोड़ता है, अपनी सत्ता के हित से के साथ जोड़ करके फिर चलाता है, चाहे वो कोई भी देश हो दुनिया का। ठीक है, तो राष्ट्रहित मतलब उसकी खुद की राजा की सत्ता का हित, वो लेकर के उसमें चलता है। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। राजनीति तो देखो है ही विवेक का काम। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं राजनेता बनना चाहता हूं और फिर वो बदमाशी करने उतर जाए तो वो उसकी सोच हो सकती है, बाकी पॉलिटिक्स तो माइंड गेम है, उच्चतम मूल्य है। राजनीति जो है वो विवेक उसके अंदर सबसे ऊंचा मूल्य है, विवेक के बिना कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ये बात अगर देशों के बारे में कहें, अगर एक देश और दूसरे देश की बात करें तो वहां तो माइंड गेम ही सब कुछ है, वहां तो ताकत और दादागिरी वो सब चीजें फ्लॉप हो जाती हैं, बहुत सी बार हो जाती है। अमेरिका एक दादा हुआ करता था, ये बात सब जानते हैं कि पूरे विश्व का दादा कौन था, अमेरिका। वियतनाम में इतनी बुरी तरह हार के आया था जिसकी आज तक जो है चर्चाएं चलती हैं। वियतनाम में उसको कभी विजय नहीं मिली। बहुत से देश होते हैं, अफगानिस्तान में देख लो, उसने कई वर्षों तक वहां पे कंट्रोल रखा लेकिन बाद में तो भागना पड़ा उसको। तो पॉलिटिक्स जो ना उसमें विवेक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देख लो आप, विवेक बड़ा कंसेप्ट है। राजनीति के अंदर चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे लोकल लेवल की हो, इसमें विवेक का तत्व सबसे उच्चतम रहता है। राष्ट्र की नैतिकता और सार्वभौमिक नैतिकता के अंदर अंतर होता है। जो हम लोग नैतिकता करते हैं ना, वो तो क्या होती है, सत्य, हिंसा, प्रेम, प्यार, सहयोग, करुणा, ये सब हमारी क्या है, व्यक्तिगत नैतिकताएं हैं। लेकिन जब राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित होते हैं वहां नैतिकता, प्रेम, प्यार, सहयोग, करुणा ये सब चलते ही नहीं है। वहां तो एक ही नैतिकता है, मेरे राष्ट्र का हित किस में है, मेरे लोगों को मैं कैसे बचा के ला रहा हूं। अब उसके लिए कोई दूसरा मरे तो मुझे को मतलब नहीं, मेरे वाले जो बच के आ जाने चाहिए, ये राष्ट्र की नैतिकता है। तो ये अलग प्रकार की होती है, इसे व्यक्तिगत नैतिकता से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। बहुत से लोग जब ये देखते हैं कि कोई जो शासक है उसने किसी दूसरे देश के बारे में स्टेटमेंट दिया तो आम जनता उसे एक लोकल एक मॉरलिटी से, यानी आम जो नैतिकता है उससे जोड़ लेती है। ऐसा होता नहीं है। विश्व में जब हम पॉलिटिक्स करते हैं तो अपने लोगों के हित और अपने राष्ट्रीय हितों को प्रायोरिटी देते हैं, वहाँ वो नैतिकता वाले कंसेप्ट नहीं चला करते। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीति में जब यथार्थवाद की हम बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले याद रखना कि जितने भी राजनीति के ऊपर प्रभाव डालने वाले नियम है उनकी जड़ मानव की प्रकृति में है। राजनीति अपने आप चलती है। राष्ट्रहित की व्याख्या सत्ता के संबंध में हुआ करती है। राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, ये एक रह गया था और इसका भी ध्यान रखना आप कि राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। राष्ट्रहित क्या है? राष्ट्रहित आज कुछ और हो सकता है, कल फिर कुछ और हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, वो सत्ता के अकॉर्डिंग बदल जाता है। ठीक है ना। अमेरिका में कई जो राजा आए उन्होंने खाड़ी युद्ध लड़े और कईयों ने वहां खाड़ी युद्ध से सेनाएं वापस लेके चले गए। तो क्या अमेरिका का हित नहीं हुआ फिर? लेकिन जैसा शासक वैसे राष्ट्रीय हित। भारत में भी कुछ ऐसा ही था, कई बार हम अमेरिका की तरफ झुके तो कई बार हम रूस की तरफ भी झुक गए। ये क्या है? शासक आया, शासक की आइडियोलॉजी आई और उसके अकॉर्डिंग उसने अपने राष्ट्रहित तय कर लिए। इसलिए राष्ट्रहित की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं हो सकती। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। राष्ट्र की नैतिकता और सार्वभौमिक नैतिकता के अंदर अंतर पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट था आज का, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम मैंने दिया है। आगे बढ़ते हैं। मार्शल योजना पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करने के लिए थी। मार्शल योजना क्यों थी? वो इसलिए थी, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने बचपन में, कि पश्चिमी यूरोपीय जो अर्थव्यवस्थाएं थी उन अर्थव्यवस्थाओं को फिर से डेवलप करने के लिए मार्शल योजना काम में ली गई थी। मतलब कि कैसे भी करके पश्चिमी देश जो हैं वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उनको आर्थिक रूप से ताकत बनाया जा सके, जिससे कि वो पूंजीवाद से साम्यवाद की तरफ न जाएं। ठीक है ना, क्योंकि उस समय साम्यवाद बड़ी प्रभावी ताकत के रूप में था
और बहुत ज़बरदस्त आइडियोलॉजी के रूप में पूरे विश्व में फैल रहा था। तो उस समय मार्शल योजना ला करके और अमेरिका ने पश्चिमी जो देश थे उन्हें पूंजीवाद में ही रोके रखने में सफलता प्राप्त की थी। तो इसलिए पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करने के लिए कौन सी योजना आई थी? मार्शल योजना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता उसकी पूर्व सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी राज्य होने की योग्यता के आधार पर दी गई है। हम सब जानते हैं कि पूर्व सोवियत संघ जो था वो खत्म हो गया 1991 में, तो फिर बचा कौन? रूस। क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस को क्यों लिया? बाकी भी तो कई देश अलग हुए थे भाई। सोवियत संघ जब टूटा तो उसमें तो कई देश अलग बिखर के अलग हुए थे, फिर रूस को ही क्यों लिया? क्योंकि रूस उसका बड़ा पार्ट था और महत्वपूर्ण पार्ट था, वहीं से सब कुछ डिसीजन हुआ करते थे, इसलिए उसको ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्थायी सदस्य बनाया गया। केनेथ वाल्ट्ज ने के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है कि संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये बात किसने कही थी? केनेथ वाल्ट्ज ने। और क्या कही थी? किसके बारे में कही थी? नव यथार्थवाद का के बारे में कही थी। और उसने जो मुख्य तर्क दिया था वो ये था कि संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर बेस्ट स्ट्रक्चर है तो कर्ता तो जैसा आएगा वो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ढल जाएगा। बहुत से टीचर जब लोग लगते हैं ना जॉब, तो पूरे जोश में आते हैं कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जाते जब ढांचा देखता है ना, हर व्यक्ति का जो पूरा एनवायरनमेंट देख करके वो भी उन्हीं में फिट हो जाता है। ठीक है, तो संरचना बड़ी चीज होती है कर्ता से ज्यादा। जैसा स्ट्रक्चर वैसे आदमी ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं। ये बात किसने कही थी? केनेथ वाल्ट्ज ने कही थी। और ये बात, इस बात में वोल्टेज पूरे हैं, इसलिए वोल्टेज के रूप में इसे याद रखना, वाल्ट। पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता सिद्धांत पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने का प्रयत्न था। ये तो एक साधारण सी बात है। अपारस्परिकता का मतलब कि भाई साथ में हम पारस्परिक संबंध नहीं बनाएंगे। तो भारत ने एक नीति अपनाई थी अपारस्परिकता सिद्धांत। जैसे अब इस समय हमने पाकिस्तान की प्रति नीति अपना रखी है अपारस्परिकता सिद्धांत, मतलब हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं, न पॉजिटिव न नेगेटिव। ठीक है ना। और ये एक अलग प्रकार की पॉलिसी हुआ करती है। तो भारत ने बहुत से देशों के साथ ये नीति अपनाई है। इस समय हम पाकिस्तान के साथ ये नीति अपनाई हुई है। कौन सी? अपारस्परिकता सिद्धांत। फिर बात आती है क्यूबा की। तो क्यूबा मिसाइल संकट, ये तो आपने पढ़ाई होगा बचपन में ही। तो अक्टूबर 1962, ये बचपन में बोलता हूँ मतलब एनसीईआरटी है ना। अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ना उसको। एनसीईआरटी से देखो कितने क्वेश्चन आते हैं और कोई नहीं रोकता उनको, पढ़ते ही नहीं है बस। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। ठीक है, साधारण सा है। पहले पन्ने पर 12th क्लास के एनसीईआरटी का पहला पन्ना है ये, और वहाँ लिखा हुआ है क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962। अब आना ही चाहिए तो। ठीक है, तो मिसाइल संकट अटक गया और वहाँ क्या है? बांस। ठीक है ना, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बांस लेके खड़ा हो गया। ठीक, 62 और क्यूबा मिसाइल संकट। भारत सोवियत संघ मैत्री संधि 1971। ठीक है, सोवियत संघ पूछे तो 1971। हालांकि भारत और रूस के बीच मैत्री संधि 1991 में भी हुई थी, लेकिन यहां पर है भारत सोवियत संघ मैत्री संधि 1971 में भी हुई थी, जब सोवियत संघ हुआ करता था तब। पोखरण में भारत का प्रथम आणविक विस्फोट ये 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, आसानी से याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो याद रहेगी आपके। दूसरा, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि की हम बात करें तो मित्रता की संधि साथ में आ गए दोनों के दोनों, तो 7 और 1। ठीक है ना, 7 मिलकर के 1 हो गई। पोखरण में हमको याद ही है 74 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम की बात है, तो पहला आणविक विस्फोट हुआ था और दूसरा जो अपने अटल जी के समय हुआ था। भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाना। भारत ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम कब अपनाया था? तो ये 91 में अपनाया था। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों फैक्ट ऐसे कैसे प्रश्न आया था और वो मैंने आपको बता दिया। उसमें सन नहीं थी, आप क्रम दे दिया कि भाई इसको वहाँ जो अपने यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आता है इसके संदर्भ में, वो ऐसा आता है कि जैसे ये फैक्ट दे देंगे चारों और फिर कहेंगे कि इनको क्रम से जो चाहिए काल क्रमानुसार। अब इनकी सन दी हुई नहीं होती है, दी होगी तो फिर जोर ही क्या आएगा। लेकिन ये मैंने दी है कि आपको याद रह जाए। ठीक है, इसमें से अगर मान लो 4 में से 1 भी आ गया तो सन तो याद रह जाएगी, उसे जोड़ लोगे, मिला लोगे और आसानी से कर पाओगे। अगली चीज, विश्व व्यापार संगठन पैरवी करता है कि मुक्त व्यापार सबके लिए समृद्धि लाता है। और ये बात सही भी है। अगर फ्री रूप से अगर हम ट्रेड करेंगे तो सबकी समृद्धि है कि दूसरे देश में हम चीज़ बेच सकते हैं, वहाँ का यहाँ बेच सकता है, तो बड़ा मार्केट तो मिला ही है, तो समृद्धि सबके लिए आने की संभावना रहती है।
इसलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मतलब पूरी दुनिया को ग्लोबलाइज किया जाना चाहिए और जितना हो सके उतने देशों को इस ग्लोबल वर्ल्ड में शामिल करना चाहिए, जिससे एक देश की चीज दूसरे देश में बिक सके। व्यापार की प्रणाली के जरिए देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण उन्हें वस्तुओं का बाहर निर्यात करने और अपनी जरूरत की वस्तुओं का आयात करने में सहायता भी करता है। निर्यात और आयात, जब जरूरत की चीज हो तो आयात कर ले और हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम निर्यात कर ले, ये तभी संभव है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बने। तो इसलिए जितना हो सके उतना हमें और पूरे विश्व को जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर जोर देना चाहिए। 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधार के ऊपर बल दिया गया था। जब 2007 में सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय एक बात पे जोर दिया गया था, उसका नाम था अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधार, यानी जितने भी सार्क के देश है वो आपस में अंतः क्षेत्रीय सुधार करें, अपने एक दूसरे का सहयोग करके सुधार करने का प्रयास करें, जुड़े एक दूसरे से, कहने का मतलब सार्क के देश, ये बात थी। संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, सभी एक के लिए और एक सबके लिए, ठीक है। तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का यह सिद्धांत माना जाता है जो संयुक्त राष्ट्र में सीधा सा सामूहिक सुरक्षा का मतलब ही हम समझते हैं क्या कि वे सब एक के लिए और एक सब के लिए। तो ये थे अपने आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो लगातार चलेंगे, एग्जाम तक चलेंगे आपके, ठीक है, यूजीसी नेट की जो एग्जाम रहेगी तब तक। तो अपने साथियों के पास वीडियो जरूर शेयर करें और जो चूंकि नया चैनल है तो सपोर्ट आवश्यक है और आप निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे ऐसा मैं मान करके। देखो सपोर्ट के बिना काम नहीं होते, अब मैं पूरा संकल्प लेके चल रहा हूँ निश्चित रूप से, चाहे कितने बच्चे देखें मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ये भी तय है। लेकिन अगर आपका सपोर्ट होगा तो मनोबल और मजबूती के साथ काम करने का रहता है। तो इसलिए आशा है कि आप पूरा सहयोग करेंगे, अपने साथियों को जरूर बताएंगे और उसके साथ ही हम ये प्रैक्टिस रेगुलर रखेंगे। और जितने साथी आपके नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उन्हें जोड़े और इसको जल्द ही अपन 1000 सब्सक्राइबर ले जाते ना तो क्या थोड़ा सा लोगों तक यूट्यूब खुद बेचता है, तो इससे थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ हो जाती है और फिर काम करने में मज़ा आता है, ठीक है, इंटरेस्ट रहता है। तो आशा है कि आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।